यहाँ पर सारणी से संबंधित कुछ परिभाषाएं लिखी गई हैं, जिसमें पहला हेडिंग है उप सारणी। इसको अंग्रेजी में माइनर्स कहते हैं। इसकी परिभाषा यहाँ पर है, सारणी के किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति तथा स्तंभ को निकालने पर शेष सारणी को उस अवयव की उप सारणी कहते हैं। तो हम यहाँ पर उदाहरण के रूप में एक सारणी को प्रदर्शित किए हैं, जिसमें पहली पंक्ति में अवयव A1 B1 C1, दूसरी पंक्ति में A2 B2 C2 और तीसरी पंक्ति में A3 B3 C3 लिए गए हैं। और इस सारणी में A1 की उप सारणी ज्ञात करना है। तो परिभाषा से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि किसी भी सारणी के अवयव की उप सारणी ज्ञात करने के लिए उसके सामने की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर A1 का उप सारणी ज्ञात करना है, इसलिए A1 के सामने की हम पंक्ति और A1 के सामने का स्तंभ छोड़ देंगे। जब इनको ऐसे छोड़ दिया जाएगा तो बाकी के जो अवयव बच रहे हैं वो B2 C2 B3 C3 हैं। इनको हम सारणी के अंदर लिख देंगे और यही A1 की उप सारणी कहलाएगी। यदि आपसे इसी तरह की सारणी दी गई हो और पूछा गया हो कि इसका सहगुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो सहगुणनखंड ज्ञात करने के लिए उसका फार्मूला होता है, ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर -1 है, इसको ब्रैकेट को जब घेर के क्लोज कर दिया गया तो इसके पावर पे लिखा गया m + n, यानी -1 की घात पर m + n गुणे उप सारणिक होता है। ये किसी भी सारणी के अवयव का सहगुणनखंड निकालने का फार्मूला होता है, जहाँ यम क्या है, पंक्ति की संख्या होती है और यन स्तंभ की संख्या होगी। तो इसको समझने के लिए हमने एक उदाहरण और लिया है। जैसे देखिए सारणी वही है, इसमें हमने कह दिया है A1 की सहगुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब इसमें A1 की जब सहगुणनखंड ज्ञात किया जाएगा तो आपको मालूम होगा कि फार्मूला में पहले -1 लिख के इसके पावर m + n लिखना। तो देखिए हमने लिखा है A1 का सहगुणनखंड बराबर -1। अब m + n, तो m का मतलब क्या है, ये A1 कौन सी पंक्ति में है, तो देखिए ये पहली पंक्ति में, इसलिए m के स्थान पे हम क्या लिखेंगे 1। और यहाँ पर देखिए n, तो n कौन से स्तंभ में है, ये पहला स्तंभ है, इसलिए n के स्थान पर भी हम 1 लिए हैं। फिर इंटू में क्या लिखना है, उप सारणी। तो A1 की उप सारणी अभी आपने यहाँ पर ज्ञात किया है, जो कि ये प्राप्त हुआ है, और इसको आप यहाँ लिख देंगे। अब देखिए 1 + 1 अगर यहाँ जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि किसी भी ऋणात्मक संख्या के घात पे सम संख्या होती है तो उसका मान प्लस में आता है। तो यहाँ जो -1 प्राप्त हो रहा है आपको, उस -1 का स्क्वायर जब करेंगे तो +1 में बदल जाएगा, और ये +1 का गुणा जब इस सारणी में करेंगे तो इतना ही प्राप्त होगा। अब यहाँ पर आप चाहेंगे तो सारणी को क्रॉस गुणा करके न्यूनतम रूप में हल कर सकते हैं। जैसा कि देखिए B2 का गुणा आप C3 में कर सकते हैं, बीच में माइनस चिन्ह होता है, जैसा कि आप लोग आयु में पढ़ चुके हैं। और यहाँ B3 का गुणा C2 में। ये सारणी से संबंधित गुणधर्म लिखे गए हैं। गुणधर्म 1 में बताया गया है, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 0 हो तो उस सारणिक का मान 0 प्राप्त होता है। अब इस गुणधर्म को समझने के लिए यहाँ पर एक उदाहरण लिया गया है। उदाहरण में जो सारणी लिखी गई है उसके पहली पंक्ति के अवयव 1 और 2 हैं, जबकि दूसरी पंक्ति के सभी अवयव 0 हैं। तब हम इस सारणी का मान बिना प्रसार किए ही 0 लिख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम इसे प्रसार करके इसका मान ज्ञात करें तो आपको इसका क्रॉस गुणा करना पड़ेगा। 1 का गुणा जब 0 में करेंगे तो 0 होगा, और 0 का गुणा 2 में करेंगे तब भी 0 होगा। और ये बीच में माइनस चिन्ह कहाँ से आ गई है, तो आप आयु में पढ़े होंगे, जब सारणी का मान निकाला जाता था तो क्रॉस गुणा किया जाता था। पहला गुणा नीचे की तरफ, दूसरा गुणा ऊपर की तरफ, बीच में माइनस चिन्ह होता था। यहाँ पर पंक्ति के सभी अवयव 0 थे, जबकि जो दूसरा उदाहरण लिया गया है इसमें स्तंभ के सभी अवयव 0 लिए गए हैं। देखिए ये जो पहला स्तंभ है इसके सभी अवयव 0 हैं, तब भी इस सारणी का मान 0 ही प्राप्त होगा। इसे प्रसार करके भी देख सकते हैं। 0 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 0,
0 का गुणा 1 में करेंगे 0 होगा। ये भी इसी सूत्र के द्वारा हल हो रहा है और इसको हल करने पर इसका भी आंसर 0 हो गया। तब हम कह सकते हैं कि किसी भी सारणी की पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव 0 हों तो उस सारणी का मान भी 0 प्राप्त होगा। दूसरा जो गुणधर्म यहाँ लिखा गया है, गुणधर्म दूसरे में ये बताया गया है कि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदल देने से सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब ये कि सारणी अगर आपको दी गई हो, चाहे वो 2 कोटि की हो या 3 कोटि की हो, उसके पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदलेंगे तो जो भी सारणी का मान होगा वह एक जैसा ही होगा, मतलब अलग अलग नहीं प्राप्त होंगे। जैसे देखिए ये उदाहरण लिया गया है और उदाहरण में जो ये सारणी दी गई है, सबसे पहले हम इसको पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बिना बदले ही इसका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ क्रॉस गुणा होगा, 1 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 4 और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 होगा। हल करने पर आपका आंसर -2 प्राप्त हो गया। अब क्या करिए, आप यहाँ पर पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में बदलिए। तो देखिए ये पहला स्तंभ है, इसको जब हम बदलेंगे तो ये पहली पंक्ति बनेगा। तो देखिए ये जो स्तंभ होता है वो सीधा होता है, पंक्ति जब बनाएंगे तो क्षैतिज तिरछा हो जाएगा। इसको देखिए हमने यहाँ पर पहली पंक्ति के रूप में व्यवस्थित कर दिया। ये दूसरा स्तंभ है, इसको जब आप परिवर्तित करेंगे तो ये दूसरी पंक्ति बनेगा। अब इसको हल किया जाए, 1 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 4, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6। इसको जब हल करेंगे तो -2 प्राप्त होगा। अब देखिए क्या, जब आप पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में नहीं बदले थे तब उस समय सारणी का मान -2 प्राप्त हुआ था। अब बदल दिए तब भी -2 आया। इसका मतलब कि पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में बदल देने से सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा गुण देखिए जो लिखा गया है, इसमें बताया गया है किसी सारणी की 2 पंक्तियों अथवा 2 स्तंभों को आपस में बदल देने से सारणी का मान नहीं बदलता है परंतु चिन्ह बदल जाती है। इसको समझिए, देखिए यहाँ उदाहरण दिया गया है, इसको हम पहले हल करते हैं। 2 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 10 होगा, 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12। ये जो हल हो रहा है इस नियम के अनुसार हल हो रहा है। हल करने पर -2 आया। अब यहाँ देखिए इसमें 2 पंक्तियाँ हैं और 2 स्तंभ हैं। तो हम सबसे पहले पंक्तियों को आपस में बदलते हैं, यानी दूसरी पंक्ति को पहले पंक्ति के स्थान पे और पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति के स्थान पे। तो देखिए इसको जब आप चेंज करेंगे तो अब ये ऊपर हो जाएगा, पहली पंक्ति हो गया और पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति बन गई। अब इसे हल करिए, 4 3 12, 2 5 10। हल करने पर +2 आया। तो देखिए यहाँ पर भी 2 है और यहाँ भी 2 है परंतु चिन्ह अलग अलग है, यहाँ माइनस है और दूसरा वाला प्लस है। तो ये तो पंक्ति बदलने पाया, हो सकता है कि कोई स्तंभ को बदल दें। स्तंभ जब बदलेंगे तो ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा है, पहले वाले को दूसरे के स्थान पे और दूसरे वाले को पहले के स्थान पे लिखा जाएगा। देखिए हमने इसको यहाँ पर चेंज कर दिया है। जब चेंज कर दिए तो अब इससे हल करिए, 4 3 12, 2 5 10। हल करने पर +2। इसका मतलब ये है कि पहले जब नहीं बदले थे तो वो -2 आया था और बदलने पर +2 प्राप्त हो रहा है। तो सारणी का मान बराबर आ रहा है परंतु चिन्ह जो है वो विपरीत हो जा रही है। ये गुण 4 लिखा गया है, इसमें लिखा गया है यदि किसी सारणी की 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ आपस में बराबर हैं तो उस सारणी का मान 0 प्राप्त होगा। उदाहरण में यहाँ पर सारणी को प्रदर्शित किया गया है। इस सारणी में पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ के अवयव एक जैसे हैं। इसका मतलब पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति आपस में बराबर है। इसका आंसर बिना प्रसार किए ही गुण 4 के आधार पे 0 लिखा जा सकता है क्योंकि इस सारणी में 2 स्तंभ आपस में बराबर हैं। आप प्रसार करके इसका आंसर भी लिख सकते हैं।
3 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 12 और 4 का गुणा जब 3 में करेंगे तब भी 12 प्राप्त होगा। बीच में माइनस चिन्ह क्रॉस गुणा के चलते आया है यहाँ पर। इसे हल करने पर आंसर 0 प्राप्त होगा। गुण 5 में लिखा गया है, यदि किसी सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयवों में किसी संख्या का गुणा किया जाता है तो सारणी का मान उतना गुना हो जाता है जितना से गुणा होता है। इसे समझने के लिए यहाँ पर उदाहरण लिया गया है। उदाहरण में जो सारणी लिखी गई है, सबसे पहले हम इस सारणी का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ 5 का गुणा जब 4 में होगा तो 20 प्राप्त होगा और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। इसको हल करने पर 14 प्राप्त हुआ है। ये तब प्राप्त हुआ है जब इस दी गई सारणी में किसी अन्य संख्या का गुणा नहीं किया गया है। बाद में देखिए इसी सारणी को मैं यहाँ लिखा हूँ, लेकिन इसकी जो पहले स्तंभ के अवयव हैं उसमें 2 का गुणा कर दिया हूँ। यहाँ 5 में जब 2 का गुणा होगा तो 10, 2 में 2 का गुणा होगा तो 4 प्राप्त होगा। तो पहले स्तंभ के सभी अवयवों में 2 का गुणा हुआ है। अब इसका मान हम लोग ज्ञात करेंगे। जब गुणा करेंगे तो 40 प्राप्त होगा, बीच में माइनस चिन्ह, यहाँ गुणा करेंगे तो 12, हल करने पर 28 प्राप्त हुआ है। तो 28 को गुणनखंड के रूप में लिखिए और उस गुणनखंड के रूप में लिखिए जितना से आप गुणा किए हैं। तो ये जो दी गई सारणी है इसमें हमने 2 से गुणा किया है, इसलिए 28 को 2 गुणे हम 14 लिख सकते हैं। तो 14 क्या है? सारणी का मान है। जब इस सारणी के किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सभी अवयवों में गुणा जितने से कर रहे हैं उतना ही गुना इस सारणी का मान प्राप्त हो रहा है। जैसा कि यहाँ पर 2 गुना प्राप्त हो रहा है, मतलब 28 आया है तो 14 दूनी के 28 हो गया। गुण 6 में लिखा गया है, यदि किसी सारणी की पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव 2 राशियों का योग हों तो उस सारणी को उसी कोटि के 2 सारणियों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब देखिए ये जो सारणी दी गई है इसमें या तो पंक्ति भी हो सकती है या तो स्तंभ भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर स्तंभ दिया गया, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा है और ये तीसरा। तो पहले स्तंभ के जो अवयव हैं वे सभी अवयव 2 संख्याओं के योग के रूप में लिखे गए हैं। तो आप इन्हें 2 सारणियों के योग के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन उसी कोटि में लिखेंगे जितनी कोटि में ये पहले से दिया गया हो। जैसे यहाँ पर 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, तो आप जो इनका योग करके 2 सारणी के रूप में व्यवस्थित करेंगे तो वहाँ पर भी वही कोटि होनी चाहिए। तो इसमें का जो पहला अवयव, देखिए ये जो किनारे वाले भाग होते हैं ये नहीं बदलते हैं, ये जैसे हैं वो उतना ही लिख दिए जाएंगे। देखिए ये जो है ना यहाँ पर लिखा गया है, इसमें के 2 भाग अलग अलग हो जाते हैं। पहला भाग A1 A2 A3, देखिए इनके साथ लिख देंगे। बीच में यहाँ प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस के साथ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए यल यम यन, ये जो दूसरा वाला भाग है इसको भी एक बार इनके साथ करके लिख देंगे। ऐसे 2 भागों में बांट दिया जाए।